नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन के लिए मानसून सक्रिय रहने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इससे पहले की लेकिन बात करें तो भारी बरसात से आई भारी तबाही को लेकर लोग लगातार परेशान हैं। बाढ़ के हालात की तो सियासत का दौर भी अभी थमा नहीं है। ऐसे में सरकार के दावों, तैयारी और विपक्ष के आरोपों को लेकर चर्चा होगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरसात और बाढ़ को लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में हाल बेहाल है। हरियाणा के भी कई जिले प्रभावित हैं। 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। तो हरियाणा सरकार बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों की मदद का दावा कर रही है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने अब तक सरकार की ओर से बारिश और बाढ़ से प्रभावित और पीड़ित लोगों की मदद की जानकारी आंकड़ों के साथ दी है। मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। खेती का भी बहुत नुकसान जैसा पानी भरा है हमको मालूम है हुआ है। अब इसमें चूंकि खेती का विषय ऐसा होता है, इसका आंकलन भी बहुत आसान नहीं होता, समय लगता है। और अभी चूंकि बिजाई का समय चल रहा है और बिजाई के समय में हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे अवसर पर अगर बिजाई का समय होता तो उसके ऊपर दोबारा बिजाई भी हो जाती है। तो अगर 31 जुलाई तक दोबारा बिजाई होती है तो उसका अलग प्रकार से विचार किया जाएगा। और जिन फसलों की बिजाई नहीं होगी, जहाँ पानी उसके बाद भी उतर नहीं पाएगा, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन हमारे जो पहले से प्रावधान हैं मुआवजा देने के, वो सारे इस पर भी लागू होंगे, अर्थात 15,000 रुपये एकड़। क्योंकि इसमें इंश्योरेंस वगैरह के लोग इंश्योरेंस नहीं देते हैं जब तक वो पक्की फसल के हिसाब से ही देते हैं, और अभी इंश्योरेंस हुआ भी नहीं है, वो भी प्रोसेस में है। लेकिन हम वो 15,000 रुपया 100% का जो खराबा है उसके हिसाब से देंगे। उससे कम अगर कहीं क्षति है तो उसी हिसाब से जो रेट्स हमारे हैं, इसमें थोड़ा सहायता केंद्र भी करता है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश केंद्र का 15,000 रुपये की राशि है। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं। 3 आंशिक रूप से, थोड़ा एरिया पंचकुला का भी एक आध बाढ़ में पानी आया है, कुछ बस्तियों में कुरुक्षेत्र में आया है, कुछ बस्तियों में शाहबाद में आया है। तो से 6 म्यूनिसिपैलिटीज भी इससे प्रभावित हुई है। हम लोगों ने बचाव के कार्य के नाते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांव में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे। जहां एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई। सेना के लोग वहां गए। स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी, सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। वहीं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बार बार सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। सरकार पर बारिश से पहले और बाद में कोई इंतजाम न किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। हुड्डा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी उनके बयानों को लेकर नसीहत दी है। लेकिन हरियाणा सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। मैं स्वयं गया था वहाँ पर, तो वहाँ के सरपंचों ने, पंचायतों ने ये बताया कि हमने प्रस्ताव पास भी करे, लेकिन हमारी ड्रेन साफ नहीं, ड्रेन की सफाई नहीं हुई, सीवरेज साफ नहीं हुए, और जो ये आपका ठोकर लगाई जाती है जमुना के साथ ताकि पानी अंदर ना रखे, 9 साल से ठोकर ही नहीं लगाई है। जो बंद छोटे मोटे बने उनको मजबूत करना चाहिए थे, वो नहीं करे हैं। ये जो हमारी नहर बनाई थी, हमने खोदी थी गादूपुर नलवी, उसको इन्होंने वो कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया, बंद कर दी। उसकी वजह से जो इलाका है यमुनानगर, शाहबाद, रादौर और ये अम्बाला तक का इलाका, उसकी वजह से ज़्यादा वहाँ पानी उठा। अगर दादूपुर नलवी होती तो इतना नुकसान नहीं होता। इधर से हांसी उठाना नहर को अगर मजबूत किया जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बाढ़ को प्राकृतिक आपदा की बजाय मैन मेड डिजास्टर करार दिया है। हरियाणा में बाढ़ केवल और केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मानव निर्मित आपदा है। खट्टर सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी ने 9 साल में बाढ़ रोकथाम के प्रावधानों की सुध नहीं ली।
बताएं खट्टर साहब, सामने आए, हम जवाब मांगते हैं हरियाणा के लोगों की ओर से। खट्टर साहब, क्या आपने यमुना का कोई तटबांध पक्का किया? यमुनानगर से लेकर और पानीपत तक क्या आपने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग चेयर करके मारकंडा नदी का जो तटबांध टूटता है, घग्गर के जो तटबांध टूटते हैं, उनका जायजा लिया? क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री एक बार भी 9 साल में यमुना के तटबांध देखने, मारकंडा के तटबांध देखने, घग्गर के तटबांध देखने, सरस्वती का कोई तटबांध देखने गए? जाहिर है बाढ़ और बारिश से हरियाणा के कई जिलों में स्थिति चिंताजनक है। सरकार लोगों तक राहत पहुंचाने, मुआवजा देने की बात कर रही है तो विपक्षी दल सरकार पर संवेदनशील होने के आरोप लगा रहे हैं। बाढ़ और जलभराव को मैन मेड डिजास्टर बताते हुए अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि अब तक भारी बरसात से आए भारी संकट से लोगों को निजात मिलती है और अब जबकि आगामी दिनों में मॉनसून फिर हरियाणा में एक्टिव होने वाला है, नदियों का जल स्तर अभी भी कम नहीं हुआ है, तो आगामी दिनों के लिए सरकार और सिस्टम क्या तैयारी करते हैं और कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आमजन के सामने संकट की स्थिति पैदा ना हो। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो एक रिपोर्ट आपने देखी, इसमें आपने सुना कि सीएम क्या दावा कर रहे हैं, क्या जानकारी दी गई है और विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरता नजर आया है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरियाणा बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रमन सिंह हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी चर्चा में जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सत्यव्रत जी आपसे करेंगे। एक तरफ सीएम प्रेस वार्ता कर रहे हैं और करते हैं, आंकड़े उनकी ओर से दिए गए हैं, लेकिन विपक्षी तमाम पार्टियां ये कह रही कि सरकार ने तैयारी नहीं की थी और इसको केवल प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता जो लोगों के सामने संकट है। शास्त्री जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रमन सिंह का रुख करते हैं। रमन जी, एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि हमने इंतजाम किए हैं, जो लोग प्रभावित और पीड़ित हैं उनके साथ सरकार खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को ये क्यों लग रहा है कि सरकार ने ना पहले इंतजाम किए थे बरसात से और ना बाद में कोई बंदोबस्त किया गया? रमन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, बात शुरू कीजिए अपने। चले, दोनों की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। रेड्डू साहब, आपका रुख करते हुए अभय चौटाला भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार असंवेदनशील है, ना सरकार ने कोई तैयारी की और ना ही प्रशासन तैयार था। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए ये जो प्राकृतिक आपदा है वो आ जाती है, वो मानव के बस की बात नहीं होती है। प्रकृति किस टाइम कहर ढा दे तो वो तो एक अलग इश्यू है, उसके बारे में हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी हो सकती है, थोड़ी बहुत परेशानी भी आ सकती है। लेकिन दुख की बात जब होती है कि जब सरकार लापरवाही करती है। मैं तो ये कहता हूं ये मानव जनरेटेड नहीं बल्कि मानव की जो ना स्लीपनेस के कारण ऐसा हुआ है। आप मुझे बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने 19 जनवरी 2023 को जो बाढ़ राहत है एनडीआरएफ की मीटिंग ली, उन्होंने उसमें 1100 करोड़ विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किए सरकार ने, जिसमें बाढ़ आपदा प्रबंधन भी शामिल थी। और इसके अलावा बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने भी 216 करोड़ रुपए जारी करने का काम किया। जनवरी में मीटिंग हुई, 1316 करोड़ रुपए बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए जारी किए गए। उसके बाद हरियाणा सरकार ने चेक बैक किया हो तो सरकार का प्रतिनिधि हमें बताए। उसके बाद एक भी मीटिंग नहीं ली गई। उनको ये तक नहीं पूछा गया भाई जिस कार्य के लिए हमने पैसे आवंटित किए थे क्या वो कार्य शुरू हुआ। अब ये कहते हैं, अब 2 दिन पहले अखबार में आई है कि सारे नाले और जो नाले हैं या ड्रेनेज हैं उनको सफाई करने का ठेका दिया गया है और वो 1 महीने में पूरा कार्य करके देंगे। ज्योति जी, ये अभी परसों पेपर में हमने पढ़ा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए, और पूरा प्रदेश सुन रहा है इस बात को, जब बाढ़ आ चुकी है, फसल बर्बाद हो चुकी है, गांव के गांव तबाह हो चुके हैं,
उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट नालों की सफाई करने का ठेका जारी करती है, टेंडर जारी करते हैं। तो इससे बड़ी गलती क्या होगी, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि हमारे प्रदेश की सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई रहती है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। कोई भी कार्य होता है वो घटना घटने के बाद ही जागने का काम होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सरकार जानबूझ करके लोगों को परेशान कर देखना चाहती है। यही कारण है कि सारी एक बार मीटिंग लेने के बाद दोबारा कोई संभाल ही नहीं लेते हैं। ये ऐसे सोचते हैं कि एक बार हमने आदेश कर दिया तो वो काम हो गया। जब तक कोई चेक बैक नहीं होता तो काम नहीं हुआ करते हैं। अभी दूसरी बात, चलो आपदा आ गई, सरकार के कारण आपदा आई, ज्यादा जिम्मेवारी और ज्यादा जो ये नुकसान हुआ वो सरकार की लापरवाही के कारण हुआ, ये स्पष्ट है। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि बाढ़ आने के बाद जब नालों की सफाई का टेंडर दिया जाता है तो इससे बड़ी और क्या प्रमाण होगा कि सरकार के कारण बाढ़ आई। खेतों में बाढ़ आ गई, नहर टूट गई, बांध में ज्यादा पानी आ गया, ज्यादा छोड़ना पड़ गया, ये एक सही बात है, करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है उसका। लेकिन जब गलियां तालाब का रूप ले लेती हैं, घरों में पानी घुस जाता है, सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी होती है, पानी की निकासी नहीं होती है, तो वो सारी की सारी सरकार की गलतियां हैं, सरकार के जो ना अनदेखी के कारण ऐसा हुआ है। और अगली बात ज्योति जी, मैं एक और कहता हूं, 5 सेकंड और लेता हूं। जो अभी मुख्यमंत्री जी की बाइट आपने सुनवाई हमारे को, उन्होंने कहा कि देखिए कैसे क्लासिफिकेशन करके लेके आते हैं, गवर्नमेंट पता नहीं कैसे क्लासिफिकेशन करती है और लोगों के दुख को, दर्द को बिल्कुल नहीं समझती, अपनी एक सोच जो इनके मन में आ जाती है उसी को लागू करने का प्रयास करते हैं। इनके मन में सोच आई हुई है कि हमने 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना है। अरे भाई 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा उस टाइम दिया जाता है जब ओलावृष्टि के कारण 75% या उससे ज्यादा फसल बर्बाद हो जाती है। वो आपने नीति बनाई है, वो कानून बनाया, वो नियम बनाया। लेकिन जहां बाढ़ आती है ज्योति जी, वो तो फसल के ऊपर से पानी फिर जाता है, वहां तो एक दाना भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, न घास बचता है, न अनाज बचता है। तो उसकी और इसकी तुलना आप कैसे कर सकते हो? वो बिजाई हुई है नहीं हुई है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। चलिए, आपने कई सवाल खड़े किए हैं शास्त्री जी से उत्तर देते हुए। बहुत ज्यादा पॉइंट गिनाए, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉइंट गिनाए। और एक और बात, जो 4 लाख मुआवजा किया है, मृत्यु के लिए 4 लाख मुआवजा भी बहुत ही ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, या कोई ऐसे प्रचार, कम से कम 10 लाख रुपए तो उसके लिए होने ही चाहिए। ठीक है। शास्त्री जी, आप लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा के, सीएम साहब ये कह रहे थे कि 8 से 12 जुलाई में औसतन 28 mm के आसपास बरसात होती थी, लेकिन इस बार 110 मिलीमीटर बरसात हुई है। जाहिर है ये बिल्कुल भी इसका कोई अनुमान नहीं था और तैयारी भी नहीं हो सकती। लेकिन आपकी विपक्षी और विरोधी पार्टियां ये कह रही कि सरकार ने बरसात से जुड़ा कोई भी इंतजाम नहीं किया था, किसी भी तरह की तैयारी नहीं थी आप लोगों की। देखिए ज्योति जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ, कहने वाले को केवल कहना ही होता है। सरकार में जो लोग होते हैं उनको कहना भी होता है, बताना भी होता है और करना भी होता है। आप देखिए, पहली बात तो कि यदि बाढ़ की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं का आकलन कितना और कब तक किया जा सकता है, उसकी एक सीमा है। और ये सब सीमाओं को तोड़कर ऐसी घटना है, और इस पर भी राजनीति करना से मैं समझता हूँ ज्योति जी कि जो पीड़ित लोग हैं उनके घाव हैं, उन घावों पर नमक है। हम सबको मिलकर सरकार के संसाधनों में यदि कहीं इस प्रकार के पीड़ित लोग व्यक्ति को नहीं पहुंचता तो हमें अपनी जिम्मेवारी एहसास होती है। जिस प्रकार से विपक्ष के लोग चाहे जो भी बोले, लेकिन सरकार ने पहले दिन से, हमने किसी पर भांडा नहीं फोड़ा कि हिमाचल वालों ने पानी भेज दिया ऊपर से। ये प्राकृतिक आपदा कहीं भी कहीं से कोई प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी, उसके रहते तैयारी और उसके बाद की तैयारी, इन तीनों पर विजन जो था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करके इस सारी स्थिति से विशेष पैकेज की बात की। उसके बाद सारी टीमों को, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सबको उस पर काम में लगाया। और जितना जहां जहां तो रेस्क्यू का बात था, कहीं से निकालने की बात थी, कहीं भोजन दवाई की बात थी, 41 जो है वो राहत शिविर कैंप लगा। मैं उनको रिपीट नहीं करना क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब चीजें बात है कही है उन्होंने, और सबके लिए पहले दिन से घोषणा कर दी कि देखो, मैं इस बात को मानता हूं कि 4 लाख बहुत नहीं है, लेकिन 4 लाख कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है।
और जिस परिवार से आदमी चला गया तो भाई साहब 10 लाख से भी कुछ नहीं होता। वो तो आदमी की कीमत कोई नहीं दे सकता है। किसान की फसल कोई 15,000 से 30,000 की थोड़ी होती है, वो लाखों रुपए में जाती है। लेकिन उसकी भरपाई कैसे होगी? सरकारों के पास जो संसाधन है, यदि उन संसाधनों का उपयोग ना हुआ हो, तत्काल ना हुआ हो, परिस्थिति जन्य कारणों से जो भी कुछ स्थिति थी और जहां जो किया जा सकता था, उसमें सरकार की, प्रशासन की कोई भी चूक का उदाहरण यदि मिलता है, केवल यदि कहने से कि आप सोचिए कि बारिश दुगनी तक कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे, 4 गुना कर लेंगे, 5 गुना, तो 100 गुना ज्यादा वर्षा होगी, पानी आएगा, तो उसके लिए कोई भी साधन लगा देगा, आप कुछ भी कर दें, प्रकृति के सामने, परमात्मा के सामने कोई आड़े हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, हम सब सरकार में होने के नाते इस बात की गारंटी देते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के पास मरहम पहुंचेगी, वो उसको महसूस कर सकता है। हम नहीं कह सकते कि उसकी सारी भरपाई हो जाएगी। कोई भी सरकार कभी भी हुआ ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतने सारी बड़ी नुकसान की भरपाई तो परमात्मा किसी रास्ते से कर दे तो कर दे उनकी। लेकिन जिस प्रकार से कहा कि अभी बुआई का समय, अब कुछ खेत बुआई लायक हो सकते हैं, हाँ। कुछ हो सकते हैं बुआई के लिए ना भी हो, और कुछ खेतों में बुआई हुई भी ना हो। लेकिन जो पशु गए हैं, जो व्यक्ति गए हैं, जो मकान गए हैं, उन सबके लिए व्यवस्था है। और उसके बाद भी ज्योति जी सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष निगरानी करके जो जो नुकसान हुआ उसकी सरकार के पास जितने संसाधन है उनसे जितनी सहायता हो पाएगी, ये सरकार उन्हीं के लिए होती है, सरकार केवल अपने लिए नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री जी इस काम को कर रहे हैं, सारा प्रशासन लग रहा। लेकिन फिर भी मैं अपने साथी प्रवक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपको कहीं नेग्लिजेंसी प्रशासन में बैठे लोगों की दिखाई देती है तो आप जरूर बताइए, हम वहां तक पहुंचे और उस जरूरतमंद व्यक्ति को इस समय आर्थिक, सामाजिक तौर पर उसको रहने सोने की, कुछ दवाइयों की जो सुविधा दी जा सकती है, वहां तक सरकार पहुंचेगी। यदि सरकार की नजरों से ओझल कुछ हो रहा है और आपकी नजरों में कुछ है तो जरूर बताना चाहिए। इस संकट के घड़ी में सब लोगों को सहायता करके पीड़ितों के ऊपर नमक नहीं, मरहम लगाने का काम करना चाहिए। ठीक है रमन जी, कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है कि मैन मेड डिजास्टर है, जबकि सरकार ये कह रही है कि जब इतनी अधिक बरसात हुई है तो सरकार जो अधिकतम कर सकती थी वो किया है सरकार ने? देखिए ज्योति जी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, सत्य भी है और स्वीकार्य भी है। लेकिन सरकार को जहां पे अपनी जहां पे सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, सरकार वहां पे दिखाई नहीं दी। चाहे वो बांध लगातार टूटते रहे, नई ठोकरें नहीं लगी थी, नाले साफ नहीं थे, ये जग जाहिर है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। चाहे वो कुरुक्षेत्र में था, कुरुक्षेत्र में 10 फुट पहले पानी ने अपना रास्ता बनाया। प्रशासन को लगातार वहां के लोगों ने कहा कि जी पानी लगातार घुस रहा है, आप इस पे कोई इंतजाम करें। वो नहीं हुआ, वो 100 फुट गहरा रास्ता बन गया पानी का, जिससे पूरा कुरुक्षेत्र डूब गया। और ये सत्य भी है, स्वीकार्य भी है कि कम से कम 1300 गांव इससे प्रभावित हुए हैं, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। और प्रशासन की जो लापरवाही है वो जग जाहिर है, क्योंकि प्रशासन, देखिए ज्योति जी, इस पे राजनीति करने का विषय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शुरू में पीसी करके कहा था कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और उसमें विपक्ष हो, पक्ष हो, सबको लोगों की मदद करनी चाहिए, और ये सत्य भी है। लेकिन सरकार ने कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से लगातार भागती रही और ये निरंतर जारी रहा। लेकिन अगर हम एक बात और करें, दादूपुर नलवी जो हरियाणा के लोगों की मांग थी, अगर उसको सरकार ने बंद या दुरुस्त करने का काम नहीं किया होता तो आज हरियाणा को कम नुकसान होता। यमुना का जो माइनिंग थी उसमें इतनी ज्यादा कर दी कि पानी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे 25-25 किले एकदम से बह गए लोगों के। इसको नकारा नहीं जाता, लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है। लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, लोगों के जो राहत सामग्री के नाम पे सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, वो भी सरकार दिखाई नहीं दी। राहत सामग्री के नाम पे 5 रुपए का चिप्स, 5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट लोगों को दिए गए, जहाँ पे पानी और खाने की जरूरत थी। ये जग जाहिर है, वीडियो भी आए हैं, मीडिया के माध्यम से भी दिखाई दिया है। लेकिन प्रशासन इसमें सीधा और सीधा जिम्मेदार है। कई जगह अफसर गए, उन्होंने बढ़िया फोटोएं खिंचवाई, फेसबुक पे लगाई, मीडिया में डाली कि हम लोग खड़े हैं, और बांध लगातार टूटते रहे। स्पीकर साहब के सामने आप ये पंचकुला में देखें,
बाढ़ के बाद भी ये सब हुआ। सिरसा में टूटे, हमारे कालावाली से शीशपाल जी विधायक जी वहां लगातार गए, अरोड़ा जी ने कुरुक्षेत्र में ये बातें उठाई। चलो इसके बाद मैं एक कदम आगे की बात करता हूँ। ये तो जो हुआ सो हुआ, सबके सामने है। आज हालात ऐसे हैं कि वहां पे पानी लगातार इस तरह से फैला हुआ है कि बीमारी के संकेत साफ दिखाई देते हैं। सरकार को लोगों के लिए कम से कम मेडिकल की सुविधाएं, डॉक्टरों की दवाइयों की और पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचा। वहां भी बीमारी फैलने के स्वाभाविक है कि होगा, इससे नकारा नहीं जाता इस बात को। उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वहां पे मेडिकल सुविधाएं, वेटरनरी डॉक्टर और सब कुछ वहां पे लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम एक गंभीर मुद्दे पे ज्योति जी जाना चाहेंगे। मुझे 1 मिनट का समय और दो। तो हम लोग इस मांग को भी उठा रहे हैं लगातार। हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है कि एकड़ के हिसाब से 40,000 रुपए किसान को दिए जाने चाहिए, क्योंकि किसान के पास कुछ नहीं बचा। घरों में पानी घुस गया, खेत बर्बाद हो गए और जानवरों के पास खाने के लिए चारा तक नहीं बचा। इस परिस्थितियों में हम कहते हैं कि सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, ये भी सत्य है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा, हम उनकी बात से भी सहमत करते। जिन लोगों की जान चली गई है उससे बड़ा नुकसान हो नहीं सकता। लेकिन 4 लाख की वजह हम लोग चाहते हैं कि 20 से 25 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके बच्चे आने वाले भविष्य में, आप भी समझते हो ज्योति जी, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है, जरूरत भी है परिवार की। उसके साथ साथ उद्योग क्षेत्र है, चाहे वो अंबाला का उद्योग क्षेत्र है, एक उद्योगपति को वहां करोड़ों का नुकसान हुआ है। हम लोग ये मांग भी करते हैं कि वहां पे सरकार को व्यापारियों के साथ खड़े होने चाहिए, क्योंकि किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी हर कोई इससे प्रभावित हुआ है। और हम इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। सरकार ने अब तक सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई और हम पहले दिन से कहते रहे कि 10 साल हमने भी राज किया है। अगर कहीं पे हमारी जरूरत है तो हम सरकार के लिए 2.5 करोड़ हरियाणवियों के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये राजनीति करने का समय नहीं है। हिमाचल में नुकसान हुआ है, पंजाब डूबा है, हरियाणा डूबा है, उसके बाद दिल्ली डूबी है। अगर केजरीवाल जी बात करते हैं दिल्ली की, उनको समझ नहीं है राजनीतिक। अगर SYL बनी होती तो आज शायद पंजाब को इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है। लोगों को सुविधाएं दी जाए और यही हमारी गुजारिश मांग है सरकार से। ठीक है, आपने कुछ सुझाव भी दिए हैं, साथ ही जहां सरकार की खामियां कांग्रेस को नजर आती है उन बातों का भी जिक्र किया। सुखबीर तंवर जी, हरियाणा में जितने भी विपक्षी दल के हैं, ठीक है, वो हरियाणा सरकार की खामियां गिना रहे हैं, लेकिन आपकी दिल्ली से सरकार हथिनीकुंड बैराज की आड़ में लगातार हरियाणा सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या स्टैंड है हरियाणा आपका? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा 12 जिले बाढ़ से प्रभावित है, 35 मौत हो चुकी हैं, और अनेक प्रवक्ता साथियों ने कहा जिस प्रकार से कि ये प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन ये कृत्रिम आपदा भी है, और कृत्रिम आपदा का जिम्मेदार निश्चित तौर पे हरियाणा सरकार है। और अभी जो आपने हथिनीकुंड बैराज के पानी का विषय उठाया, निश्चित तौर पे उचित डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। और जब वो वीडियो सामने आ गया कि वो जो साथ वाली नहर थी वो बिल्कुल सूखी पड़ी थी, उसके बाद उसके वो खोले गए, ये सब ने देखा है, कोई मेरे या किसी के कहने का विषय नहीं है। इसी तरह से जो दिल्ली का बैराज है उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है, और हरियाणा सरकार के कर्मचारी वहां पे 24 घंटे मौजूद रहते हैं। और इसके बावजूद भी जो अतीत में दिल्ली सरकार के द्वारा पत्राचार किया गया, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं तो चद्दर तान के सो जाऊंगा, तो वो चद्दर तान के सोए हुए थे, इसीलिए सारे काम नहीं हुए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो 2017 से अब तक का जो बजट आवंटन हुआ है बाढ़ पे, 2017 से 18 120 करोड़, 2018-19 100 करोड़, 2019-20 185 करोड़, 2020 से 21 190 करोड़, 2021 से 22 260 करोड़, 2022-23 में 350 करोड़, और 2023 और 24 का प्रस्तावित 370 करोड़। आखिर ये बजट कहां गया? तटबंध तो कोई मजबूत हुए नहीं, और जो घग्गर नदी है उसमें जिस प्रकार से कभी चौधरी देवीलाल के जमाने में 18 किलोमीटर में तटबंध मजबूत करने की परियोजना बनी थी, उसमें 5 किलोमीटर चौधरी देवीलाल ने अपने शासनकाल में करवाई और 5 किलोमीटर करवाई चौधरी बंसीलाल ने। इसके अलावा सारी की सारी वो आज भी कच्ची पड़ी है, और यही कारण है कि जो फतेहाबाद और सिरसा और सारा वो क्षेत्र आज त्राईमाम है, वो कहीं ना कहीं सभी विगत की सरकारों की विफलता है, इसमें कोई अन्यथा विषय नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार से तटबंध टूटे, उन पे भी जाने की जरूरत है।
8 जगह तटबंध टूटे हैं यमुना के। करनाल से पहले 4 और करनाल से पानीपत तक 2 और पानीपत और सोनीपत के बीच में 2। अगर इन तटबंधों को मजबूत किया जाता तो जिस प्रकार से तबाही हुई है, जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, निश्चित तौर पे वो नुकसान नहीं होता। और जिस तरह से वहां पे बेलगढ़ डैम में के पास जो अवैध माइनिंग निरंतर चल रही है, वैसे तो जहां जहां भी माइनिंग का विषय हरियाणा में अनेक बार इस बारे में डिबेट हो चुकी है, हर जगह अवैध माइनिंग सरकार के संरक्षण में चल रही है। अवैध माइनिंग भी जो बेलगढ़ के वहां हुई है वो भी बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा अभी बाढ़ के मुआवजे की बात कर रहे थे, ये बात ठीक है कि 4 लाख की राशि कम है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गांवों में जिनके मकान टूट गए, जिनका कृषि से ताल्लुक नहीं है लेकिन जो कृषि आधारित है, सरकार को उनका भी आकलन और अवलोकन करना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश के जो पीड़ित परिवार हैं उनको कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा हरियाणा सरकार या हमारा देश जिस प्रकार से आज साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, जिन गांवों के आपस में संबंध टूट गए, जो उनके रास्ते समाप्त हो गए, एक वोट तक हरियाणा सरकार उनको मुहैया नहीं करा पाई और उनके हाल पे छोड़ दिया। और तो और जो शिक्षा मंत्री है उनके गांव के सारे रास्ते टूट गए, वो अपने गांव में सहायता नहीं पहुंचा पाए। तो किस तरह की कैसी बात कर रहे हैं। आज चिंतन करने का विषय है, विफलताओं को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का समय। और निश्चित तौर पर जो ये आंकड़े हैं, जो बाढ़ का जो राशि आवंटित की गई थी, निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं घालमेल है। इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, आखिर इतने पैसे के जिम्मेदार कौन है और ये पैसा इस समय में कहां लगा। मुझे लगता है कि ये सारा का सारा मामला धन शोधन का है। जिस प्रकार से रेड्डू साहब ने बात करी कि अभी बाढ़ आने के बाद ये टेंडर कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे इसी तरह के प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हथिनी कुंड बैराज पर बात नहीं की, जो आप लोग बार बार ब्लेम कर रहे हैं हरियाणा को, हथिनी तो क्या कुंड करें बैराज पानी पे का? निश्चित तौर पे इन्होंने पानी नहीं छोड़ा। मैंने शुरू में आपको जवाब दिया, जो पानी का सही आप इनको बताएं कि जो यमुना में पानी छोड़ा जाता है तो हरियाणा क्या करे? नहीं समान वो करना चाहिए था ना, समान छोड़ना चाहिए था, जो कि नहीं छोड़ा गया। यमुना नदी है, 2 नहरें, आप ये मान रहे नहरों में पानी छोड़ दिया जाए? नहीं, जितना उनमें छोड़ सकते तो वो तो छोड़ना चाहिए था ना। पूरा डूबने के बाद उनमें क्यों छोड़ेगा फिर? अगर ये सही है तो फिर डूबने के बाद क्यों छोड़ा? आप ये बताएं दोनों नहरों की क्षमता कितनी है, कितना पानी छोड़? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब उसका वीडियो आ गया उसके बाद फिर क्यों छोड़ा? मेरे आपके सवाल का यही जवाब है कि जब वीडियो आ गया उसका कि भाई ये नहर सूखी पड़ी है और हरियाणा डूब रहा है, फिर उसके बाद उसमें पानी कैसे चला गया? ये अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हालात में नहरों को बंद करके नदी में ही पानी छोड़ा जाता है अब तक, जब भी ऐसे हालात, फिर बाद में क्यों छोड़ा? ज्योति जी, विषय के बाद में क्यों छोड़ा? देखिए सुखवीर जी और रेड्डू जी, धरातल की बात को समझते हुए भी केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। भैया एक बात बताइए, एक अनएक्सपेक्टेड बारिश एक जगह स्टोर हो गई और 100 गुना इकट्ठी हो गई, तो उस 100 गुना को आप जहां से डिले करेंगे, जहां से निकालेंगे, वो अगला भी बहेगा, अगला भी बहेगा, अगला भी बहेगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि आप आवश्यकता से जहां एक जगह टूटा तो उस टूटने वाले से अगला फिर और टूटेगा, अगला और फिर टूटेगा। और सत्यव्रत जी, ये विषय नहीं है। जब वीडियो वायरल हो गया उसके बाद क्यों छोड़ा? अगर आप अपनी जगह ठीक है तो इस बात का जवाब आप दे दें। मैं ये नहीं कह सकता कि समझ नहीं है, आपको मैं ये नहीं कह सकता समझ नहीं है इस चीज की, लेकिन आप जानबूझकर इस बात विषय वो नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो वायरल होने के बाद क्यों छोड़ा पानी, इस बात का सिर्फ हरियाणा सरकार जवाब दे दे, आप जवाब दे दें। जिनके घरों में नुकसान हुआ है, सरकार ने पहले हाथ, आज तक आपकी सरकार दिल्ली में बैठी, पंजाब में बैठी, कुछ घोषणा की गई क्या? कुछ हुआ क्या? आप हरियाणा से 3 दिन बाद पानी आया है दिल्ली के अंदर और 3 दिन तक आप सूचना तक नहीं दे पाए लोगों को। हरियाणा से 3 दिन बाद दिल्ली में पानी पहुंचा, कैसी बातें करते? क्या सूचना देनी थी? कुछ उन बातों को उलझाना चाहते हो? कोई नहीं उलझाना चाहता। निश्चित तौर पे दोनों बैराज की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है और हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रही है। यही सत्य है। आप जितनी मर्जी इसको बखेर लो, 1% भी नहीं। आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? लोगों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? सत्यव्रत जी, रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी, आप बता दीजिए। नहीं, क्या दोनों बैराज के रख रखाव की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नहीं है? हमने किस प्रकार का बयान दिया मुख्यमंत्री जी ने? ब्लेम किया हमने, बिल्कुल झूठ बोला।
लोगों और पत्राचार भी हुआ, उसके बावजूद भी सोते रहे चदर तान के। निश्चित तौर पे मनोहर लाल खट्टर जी के चदर तान के सोने का समय आ गया। दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हो। आरोप की बात ही नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने तो तर्क के साथ बात रखी है। आपको आरोप लग रहे हैं, जबकि धरातल की सच्चाई है। चिट्ठियां मौजूद है जो 2022 में लिखी थी। केवल बकवास करने से क्या बकवास करने, बकवास तो आप कर रहे हैं, झूठा बोल रहे, आपके मुख्यमंत्री बोल रहे, झूठे लोग आप। हम प्रत्यक्ष की प्रमाण की बात कर रहे हैं। क्या 2022 में चिट्ठी नहीं लगी? क्या दोनों बैराज की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नहीं है? तुमने हरियाणा को केस बनाकर काम करने की कोई कोशिश करते हो। ऐसा है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? आप चलो ये बताओ, पैसा देने की आवश्यकता, आप भगवान को साक्षी मान के बताओ कि दोनों बैराज की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी। झूठ कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। खाने के लिए जैसे लालायित रहते तो कोई लालायत नहीं है, आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप झूठे लोग हैं, मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला है। निश्चित तौर पे दोनों बैराज की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की थी और इधर उधर की बात करके मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए इसमें देखिए, हिमाचल से अगर हरियाणा में पानी आएगा तो क्या हरियाणा उसे रोकेगा? और बैराज में पानी स्टोर नहीं कर सकते, उसे यमुना नदी में अगर छोड़ा जाएगा तो बिल्कुल पहली बार और नया नहीं है। और क्या दिल्ली में यमुना के आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति है? सारा टाइम डेल किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शहरों का नियम है, कोई मर्जी से अपने नहर और कोई नियम नहीं है, जिम्मेदारी आपकी थी। बिल्कुल ये नियम है, तंवर साहब ही नियम है, ठीक, आप कह सकते हैं बैराज खुली कर दी। ये भी नियम था, उनको कौन देखेगा? 24 घंटे ड्यूटी होती है बैराज छोड़ने की में, इनको पता कुछ है नहीं। वो फ्लड को पानी को बोले जा रहे हैं 24 घंटे ड्यूटी होती है बैराज पे। रमन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रमन जी आएंगे आपके पास। जादून साहब का पहला कमेंट अभी नहीं हुआ है, इनको चर्चा में जिम्मेदारी निर्वहन करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। तंवर जी आप रुकिए, अभी शास्त्री जी आप भी सुने। पॉलिटिकल समझ है तो मैं धरातल की समझ है। शास्त्री जी अभी सुने। पॉलिटिकल समझ आपको ये है? अरे सुनो, झूठ बोलते हो आप। अरे सुनो तुम, ये क्या चर्चा है? बहुत तथ्य को गलत साबित करते हैं। निश्चित तौर पे धन शोधन की है इस मामले में, इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा प्रदेश की जनता को, और हम लेके जाएंगे जनता की अदालत में सारे मामले को। अभी आप शांति से सुने, बहुत समय ले चुके आप दोनों। शास्त्री जी आप भी शांति से सुने, अभी हो हल्ला नहीं चलेगा, अभी समय बर्बाद हो रहा है। दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो आप लोग। जादून साहब क्यों बोल रहे हैं? अभी 4 दिन का अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से, बातें करती हैं। अभी ये हालात हैं और आने वाले दिनों में अगर भारी बरसात होती है तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। देखिए ज्योति जी, नहीं मैं राजेंद्र जादौन जी से सवाल कर रही हूँ। शास्त्री जी अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है आपको जादौन साहब? राजेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। अभी जितनी बरसात हुई है उससे हाल बेहाल है, इसमें कोई दोहराए नहीं। सियासत भी लगातार शिखर पर है। 4 दिन और बरसात होगी, स्थिति और बिगड़ सकती है अगर इंतजाम बहुत अच्छे नहीं किए गए। हाँ देखिए, ऐसा है कि हमेशा ये होता आया है कि आने वाले मानसून के मौसम के लिए बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर कोई 1-2 महीने पहले ही मंथन किया जाता है। वो मई जून में तैयारी शुरू हो जाती है कि अगर बारिश होती है और नदी नाले उफान पर आते हैं तो क्या बंदोबस्त होना चाहिए। हमेशा सरकारें इस तरह से बैठक करती हैं और वो जो है जिस तरह की अपने सिंचाई विभाग के जरिए तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं कि बांधों का क्या बंदोबस्त हो, नदियों में जो पानी अगर अतिरिक्त आएगा तो उसकी निकासी की क्या व्यवस्था होगी। मुझे लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। कोई विपक्ष में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक आपदा है, कोई कह रहे हैं मानव निर्मित है। तो कुल मिलाकर ये है कि बाढ़ नियंत्रण के बंदोबस्त समय रहते उसका आकलन मुझे लगता है किया नहीं गया। और अब ये है कि हमेशा ये होता आया है कि पुराने पुलों को देखा जाता है, पुराने बांधों को देखा जाता है कि उनकी स्थिति क्या है, वो समय के साथ कितने मजबूत है, कितने कमजोर है। तो ये नदियों के तटबंध की बात भी चल रही है, तो ये देखा जाना चाहिए था। ये भी बाढ़ नियंत्रण के कदमों में शामिल है कि नदियों के तटबंध कितने मजबूत है, क्योंकि पानी अगर उफान पर आता है, एक्स्ट्रा पानी अगर बारिश का आता है, अतिरिक्त पानी, तो स्वाभाविक है कि नदी के तटों पर दबाव पड़ता है
और अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो वो पानी जो है निकलकर खेतों में जाएगा, गांव में घुसेगा, बस्तियों में जाएगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को समय रहते उपाय करना चाहिए। अब ये है कि कहा जा रहा है कि बारिश जो है एवरेज से कई गुना ज्यादा हो गई, 400 गुना ज्यादा तक हो गई, और ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये एक्सपेक्टेड तो ये है कि मौसम विभाग के साथ सरकार का तालमेल होना चाहिए। मौसम विभाग इसकी फोरकास्ट करता ही है कि मानसूनी बारिश कितनी रहेगी, उसकी तीव्रता क्या होगी, वो हल्की होगी, मध्यम होगी या भारी वर्षा होगी, और किस स्तर पर जा सकती है। तो ये इस तरह से सारे वैज्ञानिक पहलू हैं। तो सरकार को कुछ अपने स्तर पर भी स्वीकार करना चाहिए और अपनी तैयारियों में एक पूर्णता परफेक्शन लाना चाहिए, ताकि जो है इस तरह की जो अपूर्ण स्थिति वर्षा की पैदा हुई है उस समय ये न पैदा हो कि तटबंध टूट गए और पानी जो है। अब ये दलील भी है कि दिल्ली में जो है राजनीतिक साजिश के तहत बाढ़ पैदा कर दी गई, तो उसमें दलील ये दी जा रही है कि सारा बैराज का पानी यमुना में क्यों छोड़ा गया, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में उसको डाइवर्ट किया जा सकता था। तो अब ये सब अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सरकार को जो है ये पहले से अध्ययन करके मौसम विभाग के साथ तालमेल करते हुए और उसके इंतजाम करना चाहिए। अभी भी मानसून का मौसम बरकरार है, बारिश की संभावनाएं अभी भी है, और कोई पता नहीं तो जो बारिश अभी हुई है इससे ज्यादा भी बारिश हो सकती है। तो सरकार को पूरा अपना तुरंत मनोयोग से इस पर लगना चाहिए। अभी जो है बाढ़ राहत के कार्य और मुआवजे के कार्य तो शुरू किए जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आगे बाढ़ इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, सरकार को उसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए। रमन जी कुछ कहना चाह रहे थे? ज्योति जी देखिए, जो हुआ सो हुआ, उससे आगे एक कदम सोचने की जरूरत है। आज हम जहां और जिस चौराहे पे खड़े हैं वहां पे अगर भगवान ना करे जो मौसम विभाग से दोबारा संकेत आए हैं कि बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्यों ना अब उन पे सोचा जाए। ये लड़ने का समय नहीं है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, पानी को कोई रोक नहीं सकता, वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली हर जगह जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कि उसके रोकने के जो दूसरे इंतजाम करने चाहिए थे जिससे गांव ना डूबे, शहर ना डूबे, उस पे विचार होना चाहिए था। लेकिन चलो, नेताओं की बयानबाजी से एक कदम आगे जाना चाहिए। आज फिलहाल सबसे बड़ी जहां बाढ़ पीड़ित है वहां मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है। बीमारी तो फैलेगी क्योंकि पानी ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। उस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही, जो कि उस पे होनी चाहिए। उसके बाद राहत सामग्री है, जहां पे आज घरों में पानी घुस गया। आप तो एक सीनियर एंकर हो, सब कुछ समझते हो, आपका भी पुराना तजुर्बा है कि वहां पे लोगों को खाने पीने की सुविधाओं की जरूरत है। ये लड़ने का समय तो नहीं है ना। जहां पे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जो गांव हैं, जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, वहां पे बिजली को कैसे दुरुस्त किया जाए, सुचारू किया जाए, उस पे मंथन होना चाहिए। केजरीवाल जी को इतनी समझ नहीं है कि सबसे पहले तो हरियाणा डूबा, जिसके वो लाल कहते हैं अपने आप को। पानी को कोई नहीं रोक सकता। इस बात पे को क्यों नहीं मान रहे वो लोग जी? आज उनके मुख्यमंत्री ने, सॉरी 2-3 दिन पहले उनके मुख्यमंत्री ने इतना भद्दा बयान दिया, भगवत मान ने हुण पानी लेके चले जाओ। आपको पता है आपका पंजाब डूबा हुआ और आपके कॉमेडियन मुख्यमंत्री बने हुए हो। शोभा देता है ये बयान? कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हम इस बयान की। आज एक दूसरे के साथ खड़े होने का समय है। हम विपक्ष में हैं, ठीक है, सरकार की कमियां गिनाना विपक्ष का काम है और उसको करना चाहिए, लेकिन जहां लोग पीड़ित है विपक्ष को साथ भी खड़ा होना चाहिए। हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं बसते क्या? वहां पे भी तो हरियाणा की बहुत आबादी है। लेकिन जो हुआ वो एक प्राकृतिक आपदा है। 45 सालों में पहली बार इतनी बारिश हुई है। लेकिन आज हम ऐसे बच्चों की तरह लड़ेंगे तो 2.5 करोड़ हरियाणवी हमें देख रहे हैं, वो क्या समझेंगे हमारे बारे में। लेकिन मैं ये कहता हूं, सरकार को आज इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये लड़ने का समय नहीं है ज्योति जी, लड़ने का समय और मुद्दों पे होता है, उस पे लड़ लेंगे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग कह रहा है कि दोबारा से बारिश हो सकती है। ठीक है, सरकार की जहां कमजोरियां रही हैं उनको ठीक करने का समय है और विपक्ष को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, आज जहां पे सामाजिक संस्थाएं इन लोगों की मदद कर रही है, गुरुद्वारे हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, हम लोग कहते हैं सरकारों को भी उनसे तालमेल करना चाहिए, क्योंकि राहत सामग्री के लिए सरकार के पास जितने संसाधन है वो भी उन्होंने निश्चित तौर पे लगाए होंगे, नकारा नहीं जा सकता इस बात को। लेकिन कहीं प्रशासन को, विपक्ष की जरूरत है, तो हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लड़ने के मुद्दे और बहुत है, ये नहीं है।
आज मेरा ये कहना है कि सरकार को हरियाणवियों के साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए, आप ये कह रहे हैं सरकार तमाम व्यवस्थाएं करे, लोगों के साथ खड़ी हो। रेड्डी साहब, डिप्टी सीएम का बयान है। डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार है जब बाढ़ घोषित की गई हो। सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी पेश ना आए। देखिए, क्या प्रयास कर रही है सरकार? सरकार सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती। सरकार कहती है कि हम तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास ग्राउंड पर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ राजनीतिक बात अगर सरकार ही करने लग जाएगी तो फिर विपक्ष क्या करेगा? उनको वहां पर प्रैक्टिकली जाकर के करना चाहिए। अभी जैसे कुछ देर पहले एक साथी ने कहा था कि 5 रुपए के चिप्स उसको राहत सामग्री में दिए जा रहे हैं। क्या उसको भोजन की आवश्यकता नहीं है? क्या उसके घर में जैसे अभी पानी भरा है चारों तरफ, बीमारियां भी फैलेंगी? क्या हॉस्पिटलों में उन्होंने एडवांस में इतना विजन बनाया है कि धीरे धीरे जैसे मौसम साफ होगा, गर्म दिन होगा, गर्म दिन होते ही बीमारी शुरू हो जाएंगी? तो क्या उनकी व्यवस्था की जा रही है? क्या उनकी व्यवस्था की जाएगी? तो इस तरह की बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार का केवल मात्र ये कह देना कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, ये कहने से नहीं बनता, ये करके दिखाना होता है। जिस प्रकार से अभी सभी साथी इस बात को मान रहे हैं और ये सत्य भी है, जिस प्रकार से पहले कोरोना काल की महाबीमारी आई और उस टाइम सभी लोगों ने अपने आत्मा से मदद करने का काम किया, ऐसे समय में भी, अब बाढ़ के समय में भी, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो मंदिर गुरुद्वारे हैं और चाहे वो राजनीतिक दल हैं, सभी लोग आज हमारे देश में एक ये प्राकृतिक भावना है कि दुखी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को वो हर संभव प्रयास करते हैं उसकी मदद करने के लिए। आज भी तैयार है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी बहुत 7-8 दिन पहले अभय सिंह चौटाला जी ने अपने सारी टीम को यह आदेश दिया था कि जहां जहां बाढ़ है सभी वर्करों से निवेदन किया कि वहां जाएं और बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने का काम करें, चाहे वो भोजन सामग्री की बात हो, चाहे रहने की व्यवस्था की बात हो। तो जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मदद कर रही है, बाकी अन्य पार्टियां भी मदद कर रही है और सामाजिक संस्थाएं भी मदद कर रही है। सरकार को इनका सहयोग लेकर के इनकी मदद करनी चाहिए। इनको जो है ना जिस प्रकार की भी तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ज्योति जी, मेरा फिर आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट से निवेदन है, ये सही बात है कि मानव के जीवन की कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं रखी जा सकती। लेकिन जो चला गया वो तो भगवान को प्यारा होगा, उसके जो पीछे परिवार होता है उसको एक आर्थिक मदद देने के लिए, ताकि कहीं न कहीं उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके। 4 लाख तो बहुत ही कम सरकार ने घोषणा की है, कम से कम इसको 10 लाख तक लेकर के जाना चाहिए। और जो फसल का मुआवजा, जो फसल पूर्ण रूप से खराब हुई है, उसको पुराने नियमों से ना जोड़े, जो ओलावृष्टि के कारण होते हैं या किसी अन्य कारण से होते हैं। ये बाढ़ के कारण जो नुकसान होता है वो पूर्णतः नुकसान होता है, उसकी कम से कम भी 25,000 रुपए मुआवजा राशि निर्धारित सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। शास्त्री जी, एक तो ये पिछली बार भी आपने आंसर किया इस बात का कि ठीक है ये राशि कितनी भी अधिक की जाएगी, इसकी कोई सीमा है ही नहीं। लेकिन अब बहुत सारे जिले ऐसे हैं, 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। नदियां जहां जहां से गुजर रही, जलस्तर लगातार कम होने का अभी तक नाम नहीं ले रहा। आगे जो बरसात होगी उसको लेकर सरकार और सिस्टम कितने तैयार है? देखिए ज्योति जी, व्यवस्थाएं एक सीमा तक होती है, किसी भी स्थिति के लिए सोचिए आप। और प्राकृतिक आपदा, बाढ़ भी उतनी होती है, ओलावृष्टि भी उतनी होती है, और यदि कोई सब्जी की मार होती तो भी होती, वो एक सब कैटेगरी है। ये केवल रेडू जी या मोहन जी जो भी बोल रहे हैं, ये अपने लिए बोल रहे हैं कि उन पीड़ितों के लिए कुछ मिले। मैं इससे कोई ऐतराज नहीं करता, बोलना चाहिए, मांग करनी चाहिए। और मांग करने के साथ सरकार के पास भी अपने संसाधन है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, नियम और कानून है। सरकार कानूनों से चलती है, भावनाओं से नहीं। भावना के आधार के ऊपर वो काम किए जाते हैं। इसलिए ये जो सब चीजें हैं उसके लिए सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, समय काफी कम है अभी, व्यवस्था ये तो हम कर रहे हैं। एक सवाल में तंवर जी, जिला उपायुक्तों के माध्यम से जो सर्वे आएगा, जो मुआवजा घोषित होगा वो हम देंगे, उसके लिए कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अभी केवल इतना कह के कि कुछ नहीं कर रही, कहीं नहीं दिख रहा, ऐसा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, आज हम सत्ता में है,
हमने विपक्ष भी देखा। रमन जी माफी चाहूंगी, समय नहीं है अभी। होता है तंवर जी से मैं एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा कि आप हरियाणा सरकार को तो कोसते हैं, लेकिन क्या पंजाब में या दिल्ली में बहुत आदर्श स्थिति है पूरी तरह से, वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? देखिए, जब प्राकृतिक आपदा की बात है तो सारी जगह दिक्कत आएगी। अच्छा। लेकिन अभी तक जो विषय चल रहा था, मैं 10-15 सेकंड दूंगा। 9 वर्ष में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पता है कि गुड़गांव में जलमग्न हो जाता है। 9 वर्ष में अगर जलमग्न होने से गुड़गांव का रोका हो तो बता दें, हर साल का यही काम है। अरे कैसे पूछोगे तुम? इसके अलावा और कैसे मानोगे? बताओ कैसे मानोगे? कैसे समझोगे? आप बताइए, क्यों नहीं चुप रहूंगा? कैसे चुप रहेंगे? दूसरा विषय ये है, गुंडागर्दी फैलाना चाहते हो? जब से चुप रहो। जब से कैसे मानोगे तुम? आप गुड़गांव का 12 घंटे के अंदर पानी आपको कुछ नहीं पता? क्या जानते गुड़गांव के बारे में? 9 साल हो गए जानकारी है नहीं कुछ भी। गुड़गांव के अंदर 12 घंटे के अंदर पानी चला गया कि नहीं गया? एक भी जगह पानी भरा क्या? कभी मैं समझता है नहीं दो रामगंज की, और ऐसे डिबेट कर चौधरी बन के बैठ जाता है। झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हो, झूठे लोग। तुम झूठों के सरदार तो तुम हो। जो बात आपसे पूछी झूठों के उसका सरदार जवाब तो दीजिए। तुम हो। ज्योति जी, समय नहीं यार झूठ बोल रही है तुम, झूठ में एक आया सत्ता सफेद हंस जो सच्चाई बोलता है। अरे झूठ तुमने बोल दिल्ली के मत अंदर बोलो। क्या हाल कर दिया बताया तुमने? झूठे लोग हो आप। पंजाब में, हर चीज पंजाब का झूठ बोलते हो। मुख्यमंत्री का तुमने, तेरे मुंह के अंदर, तेरे मुंह में पत्थर क्या घुस गया कर रहे हो? तो बोला मैं क्यों आकर के बात कर रहा नहीं? हूँ। भगवत मान ने क्या कहा हरियाणा के? मैं क्या कह रहा हूँ? हरियाणा को बोल रहे उसके ऊपर करने का क्यों उसके भर्सना करते हैं? मैं कहना सम्मान से बात कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को आज हम तेरे सम्मान नजर बहन नहीं की होता। भर्सना करते हैं और तुम सम्मान हरियाणा नजर के नहीं खिलाफ होता। खड़े होते हो और फिर रहने में राजनीति करना चाहते हो और हमको धमकी देते हो तुम। ज्योति जी, शास्त्री जी ऐसे तो इनका आखिरी नहीं, कमेंट कैसे बात कर होगा। लेंगे? हरियाणा का व्यक्ति आके हरियाणा को धमकी देता है, हरियाणा का व्यक्ति आके पंजाब की तारीफ करता है, दिल्ली की तारीफ करता है, वो हमारी बुराई करते हैं, जो उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसे धूर्त लोग हरियाणा में राजनीति मैं जादून साहब से आखिरी कमेंट चाहूंगी चर्चा का, हालांकि मुझे बार बार वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही, समय नहीं है, लेकिन जादून साहब आखिरी आराम कमेंट से बात करना चाहते हैं। एक बार सुन लीजिए, आप राजेंद्र जी को सुन लीजिए, शास्त्री जी आप भी, तंवर जी आप भी। बाढ़ के दौर में लूट के खा गया। एहसास कराया क्या किया है आपने? कि सतलज यमुना लिंक नहर की कमी रही। अगर ये SYL नहर का निर्माण हो जाता तो बाढ़ की आक्रामकता इतनी तीव्र नहीं होती। बाढ़ नियंत्रण का मतलब ये है कि दो मजबूत तटबंधों के बीच से अतिरिक्त पानी को निकलने का रास्ता देना। अगर SYL का निर्माण हो चुका होता तो पंजाब का भी नुकसान कम होता और उस नहर के जरिए जो बाढ़ का पानी, अतिरिक्त पानी आया, पहाड़ों से निकल कर आया, बादलों में बरसाया, उस पानी को मजबूत तटबंधों के बीच से रास्ता मिलता और वो इस तरह से गांव और खेतों में नहीं प्रवेश करता। तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी बयान है और उन्होंने कहा कि अगर SYL के न होने से, और हमारे यहाँ जो SYL है उसमें पानी पंजाब की तरफ से इतना पानी आ गया कि अंबाला और कुरुक्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। तो ये दोनों प्रदेशों को बाढ़ नियंत्रण के उस तरह की आलोचनाएं करने की बजाय इसको बोलना चाहिए ना, जवाब दे इसके बाद करना चाहिए। जवाब दे इसके बाद आगे आगे समय नहीं है, सभी का शुक्रिया। तो आप चर्चा हम कर रहे थे बारिश को लेकर, जो बयानबाजी और सियासत जारी है। आने वाले दिनों में मॉनसून सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारी और की जाती है ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।